नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अपन इस सीरीज़ के अंतर्गत भारतीय पॉलिटी है उसके एक एक टॉपिक के सारे फास्टेस्ट डिवीजन करने वाले हैं, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन संविधान सभा का जिक्र किया था। अब इस वीडियो के अंतर्गत अपन संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका और संविधान की विशेषताएँ क्या क्या है, संविधान के स्रोत क्या है, कहाँ से क्या क्या लिया गया है और संविधान के भागों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम के बर्बाद किए अपन शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। देखो, भारतीय संविधान की आत्मा दो, एक तो अनुच्छेद कौन सा 32 और एक प्रस्तावना, इन दोनों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन जो अनुच्छेद 32 है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कौन बताते हैं? भीमराव अम्बेडकर बताते हैं। जबकि नॉर्मली ऐसे पूछ ले कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना आंसर करना है। ठीक है, प्रस्तावना ऑप्शन में नहीं होता, आप अनुच्छेद 32 भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था? यानी जब संविधान बना रहे थे, संविधान निर्माता कौन थे? संविधान सभा वाले थे, सभी 299 सदस्य थे। वो सब किस पर ज़्यादा जोर दे रहे थे? प्रस्तावना पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना ऐसी लिखी हुई है वो कहाँ से, कौन से शब्दों से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। देखो, प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है, दो शब्द होते हैं, एक तो पंथ निरपेक्ष होता है और एक धर्मनिरपेक्ष होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी भी एक धर्म के प्रति नहीं है, मतलब कि सब धर्मों को एक जैसा मानते हैं, किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं लेते हैं। धर्म निरपेक्ष है, हम तो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेते हैं, सभी धर्मों को समान मानते हैं, धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, इसके बाद में, और इसी का पर्यायवाची शब्द होता है पंथ निरपेक्ष भी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना में घोषणा की गई है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष के बारे में प्रस्तावना में घोषणा की गई है। इसके बाद में, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है सभी धर्मों को महत्व स्वीकार करना, यानी कि किसी भी एक धर्म का महत्व नहीं है, सभी धर्मों का समान महत्व है, सभी को समान अधिकार है, सभी के लिए समान है, देश के लिए सभी धर्म समान है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। देखो, अब इसमें बहुत सारे शब्द एक एक बताता हूँ। सबसे पहले तो संपूर्ण प्रभुत्व, यानी कि एक प्रभुत्व संपन्न बताया गया। इसका मतलब कि भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर के संपूर्णतः आज़ादी अपने पास। इसके बाद में समाजवादी है, साम्यवादी नहीं है। ठीक है, समाजवादी है, निर्णय कुछ भी बुरा नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि सभी धर्म को समान प्रायोरिटी देता है, किसी भी एक धर्म की नहीं करता है कि इस धर्म को ज़्यादा मान्यता देंगे। और इसके अलावा एक प्रजातांत्रिक है, कैसा है? प्रजातांत्रिक है, यानी कि प्रजा का राज चलता है। और गणराज्य है, गणराज्य देखो, गणराज्य और एक होता है कौन सा? राजतंत्र। दोनों में फर्क ये रहता है कि अपना जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, अपना कौन है राष्ट्राध्यक्ष? राष्ट्रपति जी। जो राष्ट्रपति जी अगर वंशानुगत है ना, तो वह गणराज्य नहीं है, वो कैसा है? फिर राजतंत्र है। और अपने अगर राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो वो कैसा हो जाता है? गणराज्य हो जाता है। ठीक है, गणराज्य। तो कुल मिलाकर के भारत कैसा है? प्रजातंत्र और गणराज्य है, राजतंत्र नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है? तो अभी पढ़ा, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द अपने प्रस्तावना के अंतर्गत बाद में जोड़ा गया था। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अनुच्छेद मतलब संविधान संशोधन 42 के तहत जोड़े गए थे। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं अपन आगे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अपन बोलते हैं ना भाई, जो नीति निर्देशक तत्व थे उनका मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, यानी कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है या सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार से कमजोर वर्ग है उसका कल्याण का प्रबंधन करना, यानी कि उसको भी आगे बढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। अभी पढ़ा था अपन ने, राष्ट्राध्यक्ष कौन? अपने राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी का अगर चुनाव होता है तो वो गणराज्य है, और अगर वो वंशानुगत चलता है तो वो राजतंत्र है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह है प्रजातंत्र। देखो, अपन ने पढ़ाया था भाई, जहाँ पर प्रजा का राज चलता है, यानी कि जहाँ पर जनता वोट देती है वो प्रजातंत्र होता है। तो भारत में कौन सा है? प्रजातंत्र है। इसके बाद में अगला, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर का मतलब सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी कोई सा भी धर्म अपनाओ आप,
और कोई से भी धर्म की उपासना करो, उसके अनुसार आचरण करो, आपको पूरा छूट है, ठीक है। तो सेक्युलर शब्द का अर्थ ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि जो मूल संविधान था उसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, बाद में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय, जहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, सामाजिक न्याय मिलता है, उसको समाजवाद कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? तो वो जनता के पास है। किसके पास है? जनता के पास, क्योंकि जनता अपने वयस्क मताधिकार चलता है, यानी कि जनता वोट देती है, उसके हिसाब से प्रतिनिधि चुना जाता है। तो कुल मिलाकर के सबसे जो प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? जनता के पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान है प्रस्तावना के अंतर्गत। प्रस्तावना के अंतर्गत देखो कौन कौन से शब्द है। संप्रभुता शब्द अपने बताया था मैंने, भाई अगर जो देश अपना निर्णय खुद लेता है वो संप्रभुत्व देश है। एकता शब्द है, अखंडता शब्द है, ये इनको अक्षुण्ण बनाए रखना, यानी कि इनकी हमेशा पालना करना ही प्रस्तावना में बताया गया है, ठीक है। तो ये चारों शब्द प्रस्तावना के अंदर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन के द्वारा। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दोनों 42वें संशोधन के तहत। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 76 में हुआ था, ठीक है। इसमें दोनों शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? अभिव्यक्ति विचार को, इसका मतलब होता है कि सभी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, और ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है अभिव्यक्ति विचार को, ठीक है। तो उसमें 3-4 स्वतंत्रताएं दे रखी है, जिसमें अभिव्यक्ति विचार भी एक स्वतंत्रता है। तो ये प्रस्तावना में इसका उल्लेख है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है, यानी कि जो अभी ये विवाद भी चला था बहुत ज़्यादा, भाई भारत और इंडिया क्या नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत भी लिखा हुआ है और इंडिया भी लिखा हुआ है। भारत भी लिखा हुआ है और इंडिया भी लिखा हुआ है। उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि इंडिया है जो कि भारत, ठीक है। तो दोनों शब्द लिखे हुए हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भारत पर किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं है, कोई दूसरा आदेश नहीं दे सकता, केवल भारत की जनता है ही राज चलता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत का मतलब होता है कि आंशिक रूप से लागू करना। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। 3-4 शब्द होते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत करना, ठीक है, और एक लागू करना। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। लेकिन अंगीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को किया गया था, ठीक है। इसके बाद में आगे करते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। जिस दिन ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया था उसी दिन इसको आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था भारतीय संविधान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र गणराज्य बना? संपूर्ण प्रभुत्व, यानी कि अब देखो ये सब बातें लिखी हुई थी किसके अंदर? संविधान के अंदर। और संविधान किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसी दिन से प्रजातंत्र गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रभुत्व देश हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? केवल एक बार संशोधन हुआ था, वो भी कौन सा? 42वां संशोधन हुआ था। और कौन से सन में हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जिसके तहत समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? केवल एक ही संशोधन हुआ था 1976 में, और कोई संशोधन नहीं हुआ। फर्स्ट एंड लास्ट यही था। इसके बाद में पढ़ते हैं। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको एक राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, बहुत बड़ा नाम है भाई, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। भाई राजनीतिक कुंडली है एक तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये नम्य और अनम्य दोनों है, ठीक है। नम्य और अनम्य दोनों है, ठीक है। कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कई चीज़ों में फ्लेक्सिबल है, कई चीज़ों में कठोर भी है, ठीक है। इसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा लिखित
सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का। भारत का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक यानी सबसे बड़ा संविधान अपना, ठीक है। तो ये तो बहुत गर्व की बात है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। भारत के संविधान में भारत का माना गया है, भारत को क्या माना गया है, यानी कि भारत को कैसा माना गया? राज्यों का एक संघ माना गया है। तो देखो अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत क्या है? संघ, राज्यों का एक संघ या राज्य? तो राज्यों का एक संघ है, यानी कि राज्यों से मिलकर बना हुआ संघ, ठीक है। तो भारत खुद संघ नहीं है, राज्यों का संघ है। अगर राज्य होंगे तो संघ होगा, राज्य नहीं होंगे तो संघ नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है? तो संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी है? संसदीय शासन व्यवस्था है अपने यहाँ पास। कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। भाई आगे जाके डिटेल में चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? तो न्यायिक शासन की व्यवस्था करता है, ठीक है। न्याय चलता है अपने यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? तो मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। मौलिक अधिकार अपने पास, ठीक है। कितने हैं? 6 है अभी वर्तमान में, पहले 7 थे। भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता प्रावधान करता है? यानी कि एकल नागरिकता। इसका मतलब यह है कि अपने पास भारत में अगर कोई व्यक्ति नागरिकता लेता है तो उसे केवल एक देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी, अलग से राज्य की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अमेरिका में चलता है, पूरे अमेरिका की नागरिकता लो, उसके बाद में हर राज्य में अगर जिस भी राज्य में रहना चाहते हो वहाँ की नागरिकता लो, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है, अपने केवल एकल नागरिकता चलती है, ठीक है। इसके बाद में अगला, भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था है? तो वयस्क मताधिकार। वयस्क का मतलब होता है कि वयस्क होने पर यानी कि 18+ होते ही वोट दे सकता है, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संगठनात्मक, भावना में एकात्मक, ठीक है। तो संरचना में तो कैसा है? संगठनात्मक है, और भावना में एकात्मक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा भारत सरकार अधिनियम 1935। देखो कुल मिलाकर के प्रभाव कुछ नहीं होता है। भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत था वो था भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि जो संविधान का आधार था वो यही था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो बातें लिखी हुई थी उसी के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही उनका मुख्य स्रोत था। इसके बाद में भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या है, अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 468। देखो 465 के लगभग अभी, लेकिन मूल संविधान में अभी तक 395 अनुच्छेद लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे याद रख लेना आप तो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। कुल मिलाकर के ब्रिटेन से ली गई थी, और कैसी व्यवस्था है? संसदीय प्रणाली है, ठीक है। शासन व्यवस्था कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली है, और ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। अपने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन है? सर्वोच्च संविधान को माना जाता है। संसद से भी ऊपर, सबसे ऊपर संविधान होता है, संविधान के अनुसार न्याय होता है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इसके अभिभावक है। जैसे कि बच्चों के अभिभावक होते हैं जो बच्चों की रक्षा करते हैं, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वह हमारी रक्षा करते हैं। इस कारण से भारतीय संविधान की रक्षा करने का काम किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारत में वयस्क मताधिकार कितनी उम्र पर? 18 साल की उम्र पर, सबको पता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था का मतलब यही होता है कि संविधान ही सबसे बड़ा है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ। देखो मैंने पहले बोला था भाई भारत संघ नहीं है, राज्यों का संघ है। किसका है? राज्यों का संघ है। तो ऐसे पूछ सकता है कि संघीय शब्द कितनी बार यूज हुआ संविधान में? तो एक बार भी नहीं, राज्यों का संघ बताया गया हर बार, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण क्या है? तो संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान। पूरे संविधान में अपने के अंतर्गत संघ के बारे में, यानी कि देश का संविधान है, एक तो पूरे का केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार, सभी का संविधान दे रखा है। इस कारण से सबसे बड़ा संविधान अपना, ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो 3 सूचियाँ हैं। सूचियाँ कौन सी? एक तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार नियम बनाती है, समवर्ती सूची जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है, ठीक है। 3 सूचियाँ हैं। इसके बाद में भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, वह है संविधान में। भाई सबसे बड़ा संविधान है और कोई नहीं है इसके आगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो जी ऑस्टिन का एक कथन है, कथन याद करना है भाई। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन।
लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया? तो फ्रांस में। लिखित संविधान यानी कुल मिलाकर ये सब जगह पहले मौखिक संविधान चलता था, पहली बार लिखित संविधान था वो फ्रांस का संविधान था, ठीक है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है, ठीक है। इसके बाद में अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश से हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से। यानी कि अमेरिका में अभी भी जो शासन व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक होती है, यानी कि अध्यक्ष है वहाँ पर। और अपने क्या चलती है? संसदीय शासन प्रणाली चलती है, वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था चलती है। तो वहीं से स्टार्ट हुई थी और वहाँ अभी भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ही है। इसके बाद में भारत एक अर्ध संगठनात्मक राज्य है, किसने कहा था? ये कहा था कैसीवीयर ने। देखो ये कथन भी याद रख लेना, कथन 2-3 है। तो भारत एक अर्ध संगठनात्मक राज्य, अर्ध संगठनात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? कैसीवीयर ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के सामने सब समान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब देखो संविधान के स्रोत स्टार्ट हो चुके हैं भाई, कौन सी बात कहाँ से ली गई है।